इमरजेंसी के किस्से बहुत सारे नेताओं ने अपनी आत्मकथाओं में लिखे हैं। उसमें मैं थोड़ा इमरजेंसी का जिक्र भी करता हूँ। निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा था, है और इतिहास में हमेशा रहेगा। जब लोकतंत्र के को खतरे में और संविधान को खतरे में डालकर सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, ये सत्य है और ये सच है और ये फैक्ट है। लेकिन 50 साल के बाद जब आप 10 साल शासन करते हैं और उसके बाद चुनावी नतीजा आने के बाद आपको पूर्ण बहुमत आपकी पार्टी को नहीं मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुनने के बाद 50 साल के बाद उस समय मुझे याद नहीं कि इससे पहले निंदा प्रस्ताव स्पीकर की तरफ से इमरजेंसी में कब आया था कब नहीं, मुझे फैक्ट के बारे में मैं इस समय तुरंत नहीं मैं रिसर्च कर पाया हूँ। लेकिन इतने सालों के बाद जब इसकी चर्चा हो रही है और देश भर में इमरजेंसी को लेकर के इस बार बीजेपी जो आक्रामक रवैया अपना रही है, उसके पीछे लोगों का ये मानना है कि इमरजेंसी जो संविधान की बात कहकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेताओं ने देश में माहौल बनाने का काम किया। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। था उससे एक बड़ा वर्ग बीजेपी से छिटका है और उसे लगा कि 400 पार का नारा कहीं न कहीं संविधान बदल, और उसमें आग में घी डालने का काम उन्हीं के कुछ सांसदों ने किया। बहरहाल मैं एक किस्सा ये सुना रहा हूँ कि 25 जून को इमरजेंसी लगी थी। अब बेंगलोर में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी एक संसदीय समिति की बैठक के लिए वहां जाने वाले थे। उनके साथ एक नेता और थे। अटल जी एक दिन पहले पहुंच गए थे और जब वहां पर आडवाणी जी पहुंचे तब उनको ये इत्तला दी गई कि आप सतर्क रहिएगा। जनसंघ के एक ऑफिस से फोन आया कि सतर्क रहिएगा, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये बात वो जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी के कमरे में आडवाणी जी ने उनको बताई कि ऐसे ऐसे हालात हैं। अटल जी ने कहा कि हमें गिरफ्तारी से बचने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें गिरफ्तार होना चाहिए, और उन दोनों को वहीं बेंगलोर में गिरफ्तार कर वहां के जेल में ले जाया गया। बाद में कुछ दिनों बाद छोड़ा गया और छोड़ करके फिर गिरफ्तार करके फिर जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे किस्से इस बात के हैं कि बिना मंत्रिपरिषद को अपने विश्वास में लिए इंदिरा गांधी ने अकेले दम पर फैसला किया था। बहुत लोग ये मानते हैं, प्रणब मुखर्जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ये फैसला खुद ब खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये राय देने वाले तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे थे। और जब उसके बाद शाह कमीशन का गठन हुआ और इंदिरा गांधी उसमें पेश होने के लिए पहुंची तो सिद्धार्थ शंकर रे उस कमीशन के सामने या गवाही देने के सामने बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि ये इंदिरा गांधी का खुद का फैसला था। इससे इंदिरा गांधी बहुत असहज महसूस हुई। जब शाह कमीशन में वो पेश हुई तो वो साड़ी पहन करके पहुंची थी। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में साड़ी का रंग भी लिखा, इस वक्त मुझे भूल गया, शायद पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। उन्हें देखते ही सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। इंदिरा गांधी ने तपाक से जवाब दिया कि आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी। कहना ये था कि उस समय तो आपने साथ दिया और बुरे वक्त में ऐसा। और इमरजेंसी के बहुत सारे किस्से हैं, मैं कभी विस्तार से किसी कार्यक्रम में सुनाऊंगा। बहरहाल माहौल क्या है, मैं लोगों की राय ले रहा हूँ। तो ये इमरजेंसी आपने तो देखी नहीं, उम्र के लिहाज से आप और कपड़े के लिहाज से मुझे वकील लग रहे हैं। अभी जो चर्चा चल रही है, सत्ता पक्ष इमरजेंसी की याद दिला रहा है, विपक्ष ये संविधान लेकर के घूम रहा है। ऐसे मालूम हो रहा है कि मोदी जी को 300 सीटें आ जाती तो इन संविधान पे बहुत खतरा हो जाता। इस बात से आप कितने मुतमईन हैं और इस तर्क को आप कैसे देखते हैं? पहली बात, आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। आप इमरजेंसी सिर्फ इतना समझिए, जब 1971 में जब यूएसएसआर में गई इंदिरा गांधी, वहाँ से 2 वर्ड लेकर आई, सोशलिस्ट और सेकुलर। जनसंघ को समस्या उससे थी कि वो ना तो कभी भारत के संविधान को सेकुलर देखना चाहते थे, ना जनसंघ वाले भारत के संविधान को सोशलिस्ट देखना चाहते थे। सबसे बड़ा समस्या यही थी। समस्या ये थी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जनसंघ को समस्या उससे थी। जनसंघ की समस्या आप देख सकते हो कि आज भी भाजपा रोजगार के मुद्दे पर कितना अपना आपको अछूत महसूस करती है। और आज उस समय इतने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इतना लिबरलाइजेशन हुआ,
ताकि लोगों को नौकरी पहुंच सके। और आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी में समस्या किसको हुई? समस्या सिर्फ आम जनता को हुई। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार कितनी देर तक चली? 2 साल भी नहीं चल पाई ठीक से। उसके बाद तुरंत इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से आ गई। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आम जनता को समस्या इमरजेंसी से होती, आपातकालीन घोषणा से होती, तो उनको उतनी पूर्ण बहुमत से कैसे जा सकते थे? तो आम जनता को मोदी जी की सरकार से कौन सी समस्या है? आम जनता अभी तीसरी बार भी 15 साल बाद 10 साल शासन करने के बाद भी 240 और गठबंधन को तो पूर्ण बहुमत मिल गया। भारत में आज भी यूथ का जो माइंड है वो लोकतंत्र के बजाय धर्मतंत्र पे चल रहा है। उनको समस्या मुसलमानों से है, उनके मुसलमानों के समस्या कलेक्टिव राइट्स है। इसलिए धर्मतंत्र के देखते हुए वो भाजपा को लेकर आ रहे हैं बार बार, क्योंकि उन्हें भाजपा ने उनके माइंड में ऐसा मेकअप कर दिया है कि वो उन्हें लगता है कि मुसलमान जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, मुसलमान जनसंख्या बढ़ के वो हिंदुओं पर राज करेंगे, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। आप सबसे ज़्यादा कहा, ये तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चलता। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन को सीटें मिल गई। जहाँ 63 पाते थे, 65 पाते थे, 75 पाते थे, वहाँ तो चले गए दूसरी पार्टी। वहाँ अखिलेश यादव को सबसे बड़ी पार्टी बन गई। क्यों नहीं बनना चाहिए था? क्या आप बताइए? बनी। मैं तो जनता के आप ये देखो, मैं ये कहता हूँ जनता का फैसला जो आया है वो तो शिरोधार्य है, उसको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। राहुल गांधी बड़े मन से कहते हैं कि मैं जो इंदिरा साहनी जजमेंट है 49.5% रिजर्वेशन की रीच को खत्म कर दूंगा, जाति जनगणना कराऊंगा। ये मुद्दे किसके हैं? ये मुद्दे बहुजन आंदोलन के हैं। इन मुद्दों को देखते हुए आप ये देखो, मिडिल क्लास और लोअर क्लास सबसे ज़्यादा वोट वो करता है। तो ये मुद्दे जब उनके हैं, जाति जनगणना मुद्दा बहुजन आंदोलन का है, और आपका रिजर्वेशन का मुद्दा बहुजन आंदोलन का है, संविधान की रक्षा का मुद्दा बहुजन आंदोलन का है, तो वोट भी वही लोग कर रहे हैं उनको। तो बहुजन समाज पार्टी कहाँ गई? अरे बहुजन समाज पार्टी का मतलब ये नहीं कि उसमें सारे बहुजन हैं। अगर सारे बहुजन उसमें होते तो उनको भी बहुमत मिल जाता। नहीं मिला ना बहुमत। बहुजन समाज पार्टी का जो परिप्रेक्ष्य है आज के समय, वो धूमिल कर चुकी है अपनी छवि को, और उस छवि को धूमिल करने के बाबत आज वो अपना जो मुख्य रूप है बहुजन आंदोलन का, वो नहीं देख पाई वो। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि आज संविधान की बात करने वाला कौन है, जाति जनगणना की बात करने वाला कौन है, 49.5% रिजर्वेशन की रीच खत्म करने वाला कौन है? तो आए तो थे बिहार में, देखो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। क्यों जाति जनगणना हुई नहीं वहाँ पे? क्या बिहार के आंकड़े निकल के नहीं आए? और जो किया तो हाईकोर्ट ने रद्द नहीं कर दिया अभी। क्यों? अब जेडीयू ने उसमें कहा, जनता जो क्या कहते हैं तेजस्वी की पार्टी, उसने कहा कि हम इस मुद्दे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नीतीश कुमार को जिस तरह के पता लगा कि वो मुद्दा उनका था, जाति जनगणना मुद्दा उनका था, उस मुद्दे में उनकी उसमें जब उनके रिप्रेजेंटेशन आ गया सब ओबीसी का, तो वो आज उनके एनडीए के गठबंधन के साथ जाके आज वो उस मुद्दे को भूल गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा ना कि हम इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या मानते हो कि